नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते हफ्ते अपना उत्तराखंड एक बार फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया रहा। कारण भी वही थे जो अक्सर होते ही हैं, यहाँ आने वाली आपदाएं। बल्कि पिछले हफ्ते तो उत्तराखंड के साथ ही कई अन्य हिमालयी राज्यों से भी बगदामनकियों की और रड़दा डांडों की तस्वीरें खूब सामने आती रही। बरसात ने इस बार हिमाचल से लेकर जम्मू तक और उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक भारी नुकसान किया है। प्रदेश के लगभग हर जिले में किसी न किसी तरह का नुकसान हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान तक गई है। धराली में आई आपदा को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि रुद्रप्रयाग में भी आपदा की घटनाएं हुई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गंगोत्री तक की सड़क अस्थायी तौर से खोले जाने का दावा भले ही प्रशासन ने किया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी ये मार्ग कई जगहों पर लगातार टूट रहा है और गंगोत्री तक सीधे पहुंच पाना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। बल्कि बीते हफ्ते तो अन्य धामों की सड़कें भी इस तरह से प्रभावित हुई हैं कि प्रशासन ने अगले 5 दिनों के लिए चारधाम यात्रा को रोक दिया है। उत्तराखंड में 15,000 से ज़्यादा लैंडस्लाइड जोन तो आधिकारिक तौर से चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि कई इलाके ऐसे भी हैं जो इस चिन्हीकरण में शामिल ही नहीं हैं। जिन सड़कों को चौड़ा करके ऑल वेदर बनाने की सनक हमारी सरकारों को है, उनका वर्तमान स्वरूप बता रहा है कि हमारे तमाम नीति नियंताओं से कहीं बड़े दूरदर्शी हमारे गिरदा थे, जिन्होंने वर्षों पहले कह दिया था कि जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती, महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखट रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। महल चौबारों के बह जाने से लेकर सड़कों पर हो रही मौतों तक के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिनों सोनप्रयाग में भी सड़क पर पत्थर गिरने से एक गाड़ी इसकी चपेट में आई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गढ़वाल की नीति घाटी से लेकर कुमाऊं के पिथौरागढ़ तक सैकड़ों क्षेत्र इन दिनों आपदा की चपेट में हैं और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां सड़कें टूटने या बह जाने के चलते ग्रामीणों को 7-8 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ रहा है। उत्तरकाशी जिले के रहने वाले कृष्णा चमोली ने बारामासा को अपने गांव की स्थिति बताते हुए लिखा है कि मैं ग्राम चामकोट का निवासी हूं। लगातार बारिश से यहां लिंक मार्ग बंद हो गया है, जिससे पूरे गांव को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार लोगों को भारी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। शिकायतें करने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। गाँव के लोग स्वयं मिलकर पैदल रास्ता बनाने को मजबूर हैं। ये स्थिति सिर्फ कृष्णा के गांव की नहीं, बल्कि इन दिनों पहाड़ के कई गांवों की बनी हुई है, जबकि आसमान से कहर बरसना अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने अभी भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। हम अपने सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे समय में जब तक बेहद ज़रूरी ना हो, पहाड़ों पर सफ़र करने से बचें। जानलेवा बन चुके विकास के जो मॉडल इन दिनों आपदाओं का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं, इन पर बीते दिनों हमने कई विशेषज्ञों से बात की। अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं प्रदेश की कुछ अन्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड बीते कई दिनों से भले ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा हो, लेकिन राजनीतिक तिकड़म में लगे नेताओं की प्राथमिकताएं अपनी अपनी जगह लगातार जारी हैं। जारी हो भी क्यों ना, आखिर आपदा को अवसर में बदलने का मूल मंत्र खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया था। यह अलग बात है कि इस मूल मंत्र की जैसी व्याख्या उत्तराखंड के नेता करना चाह रहे हैं, वो खुद प्रधानमंत्री ने भी नहीं सोची होगी। एक तरफ हमारे नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में रहते हुए भी भाजपा नेता मुख्यमंत्री पर बयानों की घचाक और आरोपों की खचाक मारने में पीछे नहीं है। इसी घपरोल के बीच एक मजेदार मामला डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल और दायित्वधारी हेमराज बिष्ट के बीच का भी है। चुफाल साहब ने आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा में जिन लोगों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइलें लगाई थी, उन्हें पहले तो कई महीने लटकाया गया और अंततः जब स्वीकृति मिली भी तो सभी की नहीं मिली। इसके लिए उन्होंने दायित्वधारी हेमराज बिष्ट को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाए कि वो उनके काम में बाधा डाल रहे हैं, फाइलों को अटका रहे हैं और ऐसे अयोग्य व्यक्ति को दर्जाधारी बनाने के लिए उन्होंने सरकार को भी जिम्मेदार बताया है। इसके जवाब में हेमराज बिष्ट ने भी चुफाल जी की पूरी पत्री बांची है। उन्होंने तो बिशन सिंह चुफाल पर अपनी बेटी को राज्य सरकार से सम्मान दिलवाने से लेकर उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने के लिए लॉबिंग करने तक के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुफाल साहब लंबे समय से हर उस नेता की राह में रोड़ा बनते आ रहे हैं जो भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता नजर आता हो। भगत सिंह कोश्यारी से लेकर पुष्कर सिंह धामी और लगभग आधा दर्जन अन्य नेताओं के नाम लेते हुए उन्होंने बताया है कि चुफाल साहब ने इनके खिलाफ
काम करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये बताते हुए कि धामी जी कितना शानदार काम कर रहे हैं और भौंकुच फरका रहे हैं, जोश जोश में हेमराज बिष्ट ये भी बता गए कि खनन के पट्टों से लेकर कई तरह के ठेके तक चुफाल साहब लौंफिया रहे हैं। अब इन दोनों नेताओं की आपसी कच्चम कच्चाई जनता को इतनी तो समझ आ ही गई होगी कि सरकारी फाइलें कैसे खिसकती हैं, ठेके कैसे हथियाए जाते हैं और खनन के पट्टे कैसे आवंटित होते हैं। वे तब उधर भाजपा नेता गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया है कि कैसे खनन से प्रदेश को बुरी तरह से डामा जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि कम से कम 200-300 एकड़ जमीन को खोदकर 60-60 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं और ये भी कहा है कि मेरे दावों में अगर कुछ भी गलत है तो मैं राजनीति से संन्यास तक लेने को तैयार हूं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जिन ग्रामीणों ने डीएम और एसएसपी से अवैध खनन की शिकायत करते हुए बताया था कि साहब हमारे क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे इस अवैध खनन को अगर नहीं रोका गया तो हमारा पूरा गांव बह सकता है, उन्हीं ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और उन पर ही भारी जुर्माना लगा दिया गया है ताकि कोई भी इस तरह की शिकायतें करने से पहले 20 बार सोचे। अरविंद पांडे पहले भाजपा नेता नहीं हैं जिन्होंने प्रदेश में चल रहे खनन के अवैध धंधे के खिलाफ खुलकर बोला हो। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत तो देश की संसद में इस मुद्दे को उठा चुके हैं और ये मुद्दा तो लगभग ऐसा हो गया है कि अवैध खनन के आरोप मानो अब जनता से लेकर अधिकारियों और नेताओं तक ने पचा लिए हैं। मतलब ये एक ऐसा भ्रष्टाचार बन चुका है जिसकी स्वीकार्यता इतनी व्यापक है कि कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं। बीते दिनों भाजपा नेता मुन्ना सिंह चौहान का भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, लेकिन आज भी आप प्रदेश के किसी भी इलाके में निकल जाइए, ऐसे ट्रकों की कतार बिना किसी रोक टोक के निकलते हुए आपको आसानी से दिख जाएगी, जिनके पीछे नंबर प्लेट तक नहीं होती या उसे जानबूझकर मिटा दिया गया होता है। खनन का धंधा प्रदेश में करोड़ों का राजस्व पैदा करता है, सरकार के लिए भी और नेताओं के लिए अलग से भी। इसलिए इस अवैध धंधे को धड़ल्ले से चलाया जाता है और इसकी बांटियां सबके हिस्से में आती हैं और उसे सपोड़ने के बाद हर कोई चुपचाप बौग मार के बैठ जाता है। इन दिनों जो हल्ला खनन के खिलाफ हो भी रहा है उसके भी राजनीतिक निहितार्थ गहरे हैं। गहरे इस मायने में भी कि वर्तमान मुख्यमंत्री को इसी बहाने घिलमिंडी खिला दी जाए और उनकी कुर्सी पर कोई अन्य व्यक्ति थरपा दिया जाए। वैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से याद आया कि बीते दिनों 3 फेसबुक पेजों पर सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज कर दी गई कि उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की अफवाह फैलाई थी। इससे भी मजेदार यह है कि मुख्यमंत्री बदलने की अफवाह से बल आपदाग्रस्त इलाकों में राहत कार्य करना मुश्किल हो रहा था। क्या बिजोक पड़ने वाला तर्क है ये। हमारे उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद से अगर गूणी और बांदरों के अलावा सबसे ज्यादा किसी की संख्या बढ़ी है तो वो मुख्यमंत्री ही हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने यहां बदल बदल कर खूब मुख्यमंत्री पैदा किए हैं। लेकिन अब अगर कोई ये चर्चा करे कि नेताओं की दिल्ली दौड़ के पीछे मुख्यमंत्री को बदलने की भी चर्चा शामिल हो सकती है तो उसके खिलाफ बल एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और तुर्रा ये कि इसका तर्क दिया जा रहा है बल मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा से आपदाग्रस्त इलाकों में राहत कार्य करना मुश्किल हो रहा है। धन रे सरकार। कमाल देखिए कि उन लोगों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं होते जो मुख्यमंत्री से एक कॉल की दूरी पर रहते हुए जनता से उगाही करते हैं, जिनकी उगाही के चलते लोग आत्महत्या तक को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कोई आदेश सरकार जारी नहीं करती कि किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री से नज़दीकी का भुकाल बनाते हुए अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की उगाही करे, खनन पट्टे आवंटित करवाने का दावा करे, ठेके दिलवाने का वादा करे, ज़मीन हथियाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आदेश नहीं आते क्योंकि असल में हिमांशु चमोली जैसे यही लोग होते हैं जो नेताओं की 2 नंबर की कमाई का सारा ठेका संभालते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई तब तक कैसे हो सकती है जब तक बात हाथ से ही ना निकल जाए, जैसे हिमांशु के मामले में निकल गई थी। बाकी ऐसे छोटे छोटे लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है जिन्होंने अपने पेज पर यह संभावना जता दी हो कि मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। सरकार को चाहिए कि अखबारों की तरह हर कोई बस 3 इडियट्स के चौकीदार वाले किस्से की तरह ऑल इज वेल गाता रहे और जिसकी गिच्ची नोटों से ना बुझाई जा सके उसके खिलाफ एफआईआर ठोक दी जाए। वैसे उत्तराखंड में पैसे देकर सरकार अपनी छवि कैसे चमकाती है, इस पर जल्द ही हम आपको विस्तार से बताएंगे। आने वाले एक्स्ट्रा कवर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड सरकार ने किस मीडिया घराने को कितना पैसा बांटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन टीवी चैनल्स का अब कोई नामलेवा भी नहीं बचा, उन्हें सरकार हजारों लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के विज्ञापन बांट रही है। और ये भी 1-2 करोड़ के नहीं बल्कि कई बार तो सिर्फ एक साल में 100 करोड़ से ज़्यादा के विज्ञापन, वो भी सिर्फ टीवी चैनलों को। अखबारों और पोर्टल्स को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये रकम कई गुना और बढ़ जाती है।
कल्पना कीजिए कि आपके टैक्स के पैसों से उत्तराखंड सरकार हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन में बांट देती है, वो भी ऐसे ऐसे झोंतू मीडिया घरानों को जिनका आप नाम तक नहीं जानते। इस पूरी सूची को आपसे जल्द ही विस्तार से साझा करेंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें कि ये धरातल पर फिसड्डी सरकार आखिर अखबारों और चैनलों को क्यों इतनी धाकड़ नजर आती है और क्यों स्वतंत्र मीडिया को मजबूत करना हर जिम्मेदार नागरिक की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहरहाल, फिलहाल बढ़ते हैं प्रदेश की एक और अतरंगी खबर की तरफ जो ऋषिकेश से है। हाल ही में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु रावत ने सिंचाई विभाग की कुछ संपत्तियों को लेकर आरटीआई में कुछ जानकारियां हासिल करते हुए दिलचस्प बातें सामने रखी हैं। ऋषिकेश में बैराज के पास सिंचाई विभाग के कई बंगले और आलीशान संपत्तियां हैं। इनमें से एक भवन संख्या A3 प्रेमचंद अग्रवाल को तब आवंटित की गई थी जब वे विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। यह आवंटन उन्हें बतौर विधानसभा अध्यक्ष हुआ था और कार्यालय के नाम पर किया गया था। हिमांशु रावत का आरोप है कि अव्वल तो यह आवंटन ही सिंचाई विभाग के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि उसमें शर्त है कि जिस व्यक्ति को आवंटन हो रहा है यदि उसका घर या कार्यालय 8 किलोमीटर के दायरे में आता है तो उसे यह आवंटन नहीं किया जा सकेगा। हिमांशु का आरोप है कि प्रेमचंद अग्रवाल का घर या कार्यालय आवंटित भवन से 8 किलोमीटर के दायरे में आता था, फिर भी यह आवंटन किया गया। लेकिन बात इतनी भर भी नहीं है। मजेदार यह है कि यह भवन आज भी उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आरटीआई में हिमांशु ने इस भवन के वर्तमान स्टेटस के बारे में पूछा तो उन्हें सिंचाई विभाग ने घुमाकर जवाब दिया। उन्हें बताया गया कि यह भवन विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है। अब आज की तारीख में विधानसभा अध्यक्ष का मतलब है रितु खंडूड़ी। लेकिन हमने जब रितु खंडूड़ी के कार्यालय से इस बारे में पता किया तो उनका कहना था कि हमें इस तरह के किसी भी आवंटन की न तो कोई जानकारी है और ना ही हमने आज तक कभी भी इस भवन का उपयोग किया है। साफ है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस भवन पर अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर खोखे उजाड़ने वाली सरकार को अपने इतने बड़े नेता का अतिक्रमण नजर नहीं आता। हिमांशु रावत की आरटीआई में यह भी सामने आया है कि इसी क्षेत्र में कई अन्य भवन भी ऐसे हैं जिन पर अवैध कब्जे हैं और ये सभी कब्जे सत्ताधारी दल से नजदीकी रखने वाले लोगों ने जमाए हुए हैं। संभव है कि इनमें वो लोग भी शामिल होंगे जो उन रील्स को खूब शेयर करते होंगे जिनमें बताया जाता है कि धाकड़ धामी जी अतिक्रमण के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बीते हफ्ते एक खबर कोटद्वार से भी आई, जहां लालढांग चिल्लरखाल कोटद्वार रामनगर मोटर मार्ग को लेकर लगातार मांग तेज हो रही है। पिछले दिनों स्थानीय पत्रकार प्रवीण थापा ने इस मांग को लेकर कोटद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा भी की थी, जिसके बाद इस मांग को स्थानीय लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इसी रविवार इस मांग को लेकर कोटद्वार की डू समथिंग सोसाइटी ने एक जन रैली भी आयोजित की। स्थानीय लोगों की मांग है कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली ये सड़क 90 के दशक तक भी अच्छे से इस्तेमाल होती थी, लेकिन राज्य निर्माण के बाद से इसे ठीक नहीं किया गया। इस मामले का वैसे एक पक्ष ये भी है कि जिस सड़क को सुचारू करने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं वो जंगलात का क्षेत्र है, जिसमें सड़क निर्माण की कई तकनीकियां होती हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का तर्क है कि हम जिस सड़क की मांग कर रहे हैं उसके लिए न तो कोई पेड़ काटे जाने की ज़रूरत है और न ही किसी नए वन क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ करने की, क्योंकि उस जगह सड़क तो पहले से ही मौजूद है। इसलिए वहीं पर डामरीकरण के जरिए या फिर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ये मार्ग सुचारू किया जा सकता है। इस मार्ग पर गाड़ियों का कोई प्रतिबंध भी नहीं है। वन विभाग कुछ टैक्स लेकर यहाँ गाड़ियों के आने जाने की अनुमति भी देता ही है, लेकिन सड़क की जैसी स्थिति है लोग खुद ही इस सड़क का उपयोग करने से बचते हैं। नतीजा ये होता है कि इस क्षेत्र के लोगों को हरिद्वार तक आने के लिए उत्तर प्रदेश के नजीमाबाद से होते हुए लगभग 60 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर आना पड़ता है। स्थानीय विधायकों से लेकर सांसद तक सभी लोगों को आश्वासन देते आए हैं कि इस दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन इस काम में कभी भी वैसी तेजी नहीं देखी जाती जैसी नेता पुत्रों के जंगलात की ज़मीन पर रिजॉर्ट खड़े करने में आती है। उम्मीद है कि हमारी सरकार इस बड़ी आबादी की मांग पर कान धरेगी और पर्यावरण से साम्य बैठाते हुए इस समस्या का समाधान खोजेगी। वैसे सरकार की प्राथमिकताएं क्या होती हैं, इसे आप एक अन्य मामले से समझिए। भ्रष्टाचार के अतरंगी प्रयोग करने में हमारा उत्तराखंड इतना आगे है कि नेताओं ने इस प्रदेश को उतरदंड कर दिया है और जनता को इसकी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग टाइप की जानकारियां ही हासिल हो पाती हैं। कुछ समय पहले हमने एक्स्ट्रा कवर में ही आपको बताया था कि कैसे सरकार IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रही है और मुनाफा कमाने के बावजूद इसे निजी हाथों में सौंप दिए जाने का खेल रचा जा रहा है। करीब 5000 परिवार इस फैसले से प्रभावित होने जा रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप एक्स्ट्रा कवर का ये एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
इस मामले में अब नया अपडेट ये है कि एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप इसके संबंध में सामने आने लगे हैं। सरकार ही सरकारी संस्थाओं की मवासी कैसे घाम लगाती है, उसका एक नायाब उदाहरण है ये मामला। उत्तराखंड सरकार की एक यूनिट है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री यानी CDF रानीखेत। इसके साथ ही UMPL हल्द्वानी के नाम से दूसरा प्लांट भी काम करता है। अब आरोप लग रहे हैं कि UMPL हल्द्वानी प्लांट को दिल्ली की एक विवादित कंपनी, जिसे अफीम माफियाओं से जोड़ा जाता है, उसे सौंपा जा चुका है। लेकिन असली खेल ये भी नहीं है। खेल ये है कि जहां IMPCL यानी सरकार को मुनाफा पहुंचाने वाली कंपनी के पास खुद की कई दवाओं के एकाधिकार हैं, उनसे उनका धंधा छीनकर प्राइवेट प्लेयर को मुनाफा पहुंचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो ऐसे कि IMPCL दमन और दीव को अपने कई प्रोडक्ट सप्लाई करते आ रहा था, लेकिन UMPL के माध्यम से ऐसे उत्पाद दमन एंड दीव को भेजे जाने लगे जिनका लाइसेंस तक UMPL के पास नहीं है। आरोप है कि इन दवाओं का उत्पादन पंजाब की अन्य कंपनियों से करवाया जा रहा है और फिर UMPL के नाम से इन्हें सप्लाई किया जा रहा है। परचेज ऑर्डर की ये कॉपी देखिए, इसमें वो प्रोडक्ट भी शामिल हैं जिनका लाइसेंस UMPL के पास है ही नहीं। इससे कुछ निजी पार्टियों की तो चांदी हो रही है, लेकिन IMPCL इसका सीधा नुकसान भुगत रही है। IMPCL के कर्मचारियों का आरोप है कि ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है ताकि IMPCL को कमजोर किया जा सके और इसे भी निजी हाथों में बेच देने का रास्ता और आसान बनाया जा सके। UMPL और CDF पर पहले भी करोड़ों के घोटाले के आरोप लग चुके हैं, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है और इतनी बारीक परत है कि भ्रष्टाचार की आम जनता को भनक तक नहीं लगती। बाकी उत्तराखंड के लिए एक नया कीर्तिमान रचने वाली खबर पिछले हफ्ते ये भी सामने आई कि नकली राजधानी देहरादून अब महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में शामिल है, जहां महिला सुरक्षा में हमारा ये शहर राष्ट्रीय औसत से भी खराब है। महिलाओं के लिए देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून का नाम भी शामिल हो चुका है। बेलमती चौहान और हंसा धनाई जैसी आंदोलनकारी महिलाएं, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए गोलियां खाई और शहीद हो गई, वो अगर आज होती तो इस खबर को सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, ये कल्पना कीजिए और सोचिए कि हमने कैसा राज्य बनाया है और कैसे लोगों को सत्ता सौंपी है। जाते जाते आप सभी से अपील कि अगर आपको बारामासा का काम पसंद आता है तो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ज़रूर लें। आप ज्वाइन का बटन दबाकर अपने अनुसार कोई भी मंथली प्लान चुन सकते हैं और सुपर थैंक्स के जरिए भी बारामासा को मजबूती देने में सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपके पास भी अगर हमारे लिए कोई सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर है तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या प्रहलाद, नमस्कार।